नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष, आपका होस्ट, आपका दोस्त हेल्थ टॉक में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम जब भी सेहत की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए आती है हमारे परिवार की सेहत। परिवार की सेहत में प्रायोरिटी होती है बच्चों की सेहत। हम अपनी सेहत को सेकेंडरी रखते हैं। जो बच्चे हैं और स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं जो अभी बोल नहीं पाते, अपने आप को बता नहीं पाते, अपनी दिक्कतों को कह नहीं पाते, उनकी सेहत को ध्यान देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसी चीज़ को आज हम लेके चल रहे हैं और आज हम बात करेंगे डॉक्टर रुचिन अग्रवाल से, जो एक नवजात शिशु विशेषज्ञ हैं, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि छोटे बच्चों के लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उनको उनका खान पान कैसा होना चाहिए, उनकी आदतों को सुधारने के लिए या चीज़ों को बनाए रखने के लिए हमें किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर रुचिन अग्रवाल जी से। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेल्थ टॉक में। नमस्कार डॉक्टर साहब, आज जैसे हेल्थ टॉक में हमने बताया कि हम जो पब्लिक के लिए हेल्थ अवेयरनेस है उसको हम लेके चल रहे हैं, और आप एक बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगा। नमस्कार सभी दर्शकों को। मेरा नाम डॉक्टर रुचिन अग्रवाल है और मैं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ। यहाँ पर बरेली में क्यूटेस एंड किड्स हॉस्पिटल नाम से मेरा एक नर्सिंग होम है, गुलमोहर पार्क राजेंद्र नगर में। और यहाँ पर मैं अपनी सभी प्रकार की सेवाएं 24 घंटे नवजात शिशु और बच्चों के लिए उपलब्ध कराता हूँ। तो डॉक्टर साहब, अपनी जो MBBS या जो स्पेशलिटीज़ है वो कहाँ से आपने किया? मैंने अपना MBBS लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ से, और फिर उसके बाद PG की पढ़ाई MD पीडियाट्रिक्स की मैंने महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी से की। उसके बाद दिल्ली में कुछ समय एसआरशिप करने के बाद अपने शहर बरेली मैंने वापस आके प्रैक्टिस स्टार्ट की। बहुत बढ़िया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि आप नवजात शिशु स्पेशलिस्ट हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो डॉक्टर साहब इसमें हम ये जानना चाहेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ऑब्वियसली बात है वो कुछ बोल नहीं पाते, कुछ बता नहीं पाते, स्पेशली जो नवजात बच्चे हैं उनका तो कुछ भी नहीं पता होता है। तो उनमें जो दिक्कतें हैं, जो दिक्कतें आती हैं नवजात बच्चों में, उनके रीजंस क्या होते हैं और उसके लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, नवजात शिशु कुछ बोल नहीं पाते हैं, नवजात शिशु या छोटे बच्चे बोल नहीं पाते, और उनकी चीज़ों को पहचानना और समझना यही पूरा विज्ञान है। इट इज़ कॉल्ड पीडियाट्रिक्स। और हम लोगों की ट्रेनिंग पूरी उसी चीज़ की होती है लंबे समय तक। तो उसके दौरान यही पढ़ाई होती है कि बच्चों के लक्षणों को कैसे अर्ली स्टेज में गंभीर स्थिति में पहुंचने से पहले उसको पहचानना और उसका सही समय पे सही इलाज बच्चों को मिल जाए, जिससे कि किसी भी गंभीर स्थिति से बचा जा सके। जहाँ तक आपने पूछा नवजात शिशुओं का प्रश्न है, तो नवजात शिशुओं में अनेक प्रकार की समस्या होती है, लेकिन हमारे देश में जो मुख्य हैं 2-3 प्रॉब्लम जिनकी वजह से अधिकांश नवजात शिशुओं में परेशानी होती है, उनको भर्ती की जरूरत पड़ती है। मेन है लो बर्थ वेट या कम वजन के कमजोर बच्चे, जिसको 2 मुख्य कारण है: प्रीमेच्योरिटी, समय से पहले पैदा हुए बच्चे, या गर्भावस्था में सही पोषण ना मिल पाने की वजह से, माँ का खान पान सही ना होने से या माँ की स्वास्थ्य सही ना होने से उसका पूरा समय होने पर भी वजन कम रह जाना। दूसरा जो बहुत बड़ा और प्रिवेंटेबल कारण है, जिसको हम बर्थ एस्फिक्सिया कहते हैं, जन्म के समय बच्चे का ना रोना। अब ये कई बार हमारे यहाँ देश में अभी भी, जैसे हम कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होनी चाहिए हमेशा। इंस्टीट्यूशनल सही संस्थागत डिलीवरी, सही जगह पे जहाँ सही गायनेकोलॉजिस्ट की सेवाएं मौजूद हैं, जहाँ पीडियाट्रिशियन भी उपलब्ध हो, ऐसी जगह पर डिलीवरी कराना, सही हाथों में, सही देखरेख में। लेकिन अभी भी एक जनसंख्या का बड़ा भाग सुविधाओं के अभाव में या जानकारी के अभाव में, पैसा और सामर्थ्य होते हुए भी जानकारी के अभाव में सही जगह पे डिलीवरी नहीं कराते हैं। और ऐसे बहुत सारे बच्चों को जन्म के समय सही देखभाल ना मिलने से या डिलीवरी के दौरान डिलीवरी का सही ट्रीटमेंट ना होने से वो बच्चे बहुत बार जन्म पे रोते नहीं हैं, उनको ऑक्सीजन की कमी जाती है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी परेशानियों का जन्म पे शुरुआत में तुरंत। और ऐसे बच्चों में
कई बार छोटी या बड़ी विकलांगता भी आ जाती है जो उनके जीवन भर परेशान करती है। तो दूसरा बड़ा कारण है बर्थ एस्फिक्सिया, जिसको कि हम डिलीवरी सही तरीके से करा के जन्म पे तुरंत बच्चों वाले डॉक्टर की देखभाल मिले तो उसको बचाया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो बच्चे प्री मैच्योर होते हैं तो उन बच्चों में ऐसी कौन सी बीमारियां या दिक्कतें होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं जो एक नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा होती हैं? देखिए, प्री मेच्योरिटी अपने आप में एक बड़ी चीज़ है नवजात शिशु के लिए। नवजात शिशु वैसे ही बहुत कमज़ोर होते हैं, इम्यूनिटी इनकी कम होती है, और प्री मेच्योरिटी में चूंकि बच्चा समय से पहले पैदा हो जाता है और गर्भावस्था में आखिर के दिनों में सारे अंग विकसित हो रहे होते हैं, तो उनके सारे अंग लगभग शरीर के हर अंग अर्ध विकसित या अविकसित अवस्था में होते हैं। तो ऐसे में उनको सबसे पहले सांस लेने में परेशानी, इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं कि उनके अंदर अपनी इम्यूनिटी नहीं होती है, रोग से लड़ने की ताकत नहीं होती, तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ते हैं सारी सावधानियों के बावजूद भी। उनकी आंतें कमज़ोर होती है, दूध नहीं हजम कर पाते, फिर ऐसे बच्चों में ग्रोथ में लेके प्रॉब्लम आती है। बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योर बच्चों में आजकल कभी कभी उनके कान में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, आँखों में भी परेशानी आ सकती हैं। तो प्रीमेच्योर बच्चे में कई तरीके की परेशानियाँ आ सकती हैं जिनको सही समय पे सही इलाज जन्म के तुरंत बाद मिलने से काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि जैसे अब ये हमारा जो मार्च अब हमारा शुरू हो गया है, मौसम बदल रहा है, मतलब सुबह शाम की गर्मी है और सर्दी है और दिन भर में गर्मी होती है, तो ऐसे में बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स अक्सर देखने में मिलती हैं और उनके लिए हमें बच्चों के खान पान में या उनके रख रखाव में, उनकी देखभाल में क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, जब बदलता मौसम होता है, अभी तक जब तक खूब जाड़े थे तो सब लोग स्वेटर पहन के और ठंड से बच के रह रहे थे, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी गर्मी आती है तो परिवारों में एकदम कहीं कहीं लापरवाही हो जाती है और बच्चे और बड़े सब लोग एकदम गर्म कपड़े पहनना पूरी तरह से बंद कर देते हैं। और ऐसे में कुछ बड़े बच्चे और खासकर जो हाइपर सेंसिटिव हैं, जो ठंड के प्रति या मौसम के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हैं या जो हमको कहते हैं एलर्जिक हैं, तो एलर्जिक लोगों को समस्या अचानक बढ़ जाती है। एलर्जी के एपिसोड्स हमेशा बदलते मौसम में ज़्यादा होते हैं, तो उसमें मेरी सलाह ये है कि हम एकदम लापरवाही ना करें और गर्म कपड़े कम कर दें, लेकिन एकदम गर्म कपड़े पहनना ना बंद करें। जो लोग एलर्जिक हैं, जिनको ठंड के प्रति एलर्जी है और जाड़ों भर गर्म पानी से नहा रहे थे, तो अभी एकदम जब तक ठीक से गर्मी नहीं आती हैं तो वो हल्के गुनगुने पानी से ही नहाते रहें। एकदम सर्दी से ठंडे पानी से नहाने से कुछ लोगों को एलर्जी के एपिसोड, सांस में परेशानी के एपिसोड बढ़ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अमूमन ये देखा जाता है कि मतलब सभी डॉक्टर्स या जो भी बड़े बुजुर्ग हैं वो भी कहते हैं कि बच्चों के खान पान पे आप विशेष ध्यान दीजिए। तो जैसा कि आज का जो हमारा परिवेश हो गया है, जो हमारा एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, इसमें हम लोगों को जो वेजिटेबल्स मिल रही हैं, जो फ्रूट्स मिल रहे हैं, वो बहुत सही नहीं है। मेरा मतलब उसमें पेस्टिसाइड्स की मात्रा बहुत इस्तेमाल होती है, या जो फ्रूट्स हैं या जो वेजिटेबल्स हैं वो इंजेक्शंस के भरोसे काफ़ी चलते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत मिलावट होती। तो ऐसे में बच्चों को क्या ऐसे सप्लीमेंट्स दिए जाएं जो अगर प्रॉपर ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं ले पा रहे हैं, फ्रूट्स नहीं ले पा रहे हैं, तो उन सप्लीमेंट्स से हम उनको उनकी पूर्ति कर सकें? देखिए, आपका प्रश्न बहुत बड़ा है और उसका उत्तर, जैसे आपने कहा पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स की अधिक मात्रा या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो खाने योग्य नहीं है, अब उसमें तो किसी के पास विकल्प नहीं है। मतलब शहर में जो पपीता मिल रहा है वही खाना पड़ेगा, जो सेब मिल रहा है या जो सब्जियां मिल रही वही खानी पड़ेंगी। तो ये तो एक तरह से जन जागरूकता का विषय है। पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, किसानों को जागरूक करा जाए, सरकारें नियम बनाएं। एक तो चीज़ हो गई वो, क्योंकि हम कहेंगे, हम तो क्या कहेंगे कि फल खाएं, सब्जी खाएं, लेकिन अगर इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड की अधिक मात्रा पड़ रही है तो वो एक बड़ा विषय है और उसी हिसाब से टैकल करा जाना चाहिए। दूसरी चीज़, जहाँ तक सप्लीमेंट्स का सवाल है, तो अच्छी बैलेंस डाइट अगर बच्चे खाते हैं तो बच्चों के लिए कोई ऐसा बहुत अलग से नहीं है। अगर हम
और स्वास्थ्य तो सभी के लिए ज़रूरी, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े। तो अगर हम अपने परिवार में ही हेल्दी बैलेंस डाइट खाने की आदत डालेंगे तो बच्चों के लिए अलग से बहुत एफर्ट्स करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बच्चे, ये अलग बात है कि बच्चे स्वयं से लेके नहीं खा सकते, तो उनके खाने पीने का सही समय से और सही मात्रा का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे आजकल जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसमें ये बताया जाता है कि दिक्कतें हो रही हैं या उसमें पेस्टिसाइड्स हैं, तो क्या उसके कुछ ऑल्टरनेट हमें उपलब्ध हो सकते हैं जो जैसे अगर प्रोटीन के सोर्स में हमें दिक्कत महसूस होती है कि भाई डेयरी प्रोडक्ट में हमें सही नहीं मिल रहा है, तो उसकी जगह हम प्रोटीन के लिए अंडा इस्तेमाल कर लें या कुछ और कर लें, या ऐसा कुछ कोई अदर सप्लीमेंट्स भी हम यूज़ कर सकते हैं? देखिए, हर चीज़ के विकल्प उपलब्ध हैं। वैसे बच्चों के लिए प्रोटीन का अच्छा सोर्स में दूध हो गया, और वेजिटेरियंस के लिए दालें। तो दालें मुख्य सोर्स हैं वेजिटेरियन डाइट में। इसके अलावा पनीर है, सोयाबीन की बड़ी हैं, ये सारी चीज़ें प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। तो बच्चों को दालों, मतलब हमारी डाइट में दालें हों, पनीर हो सकता है, दूध के बने प्रोडक्ट्स में खोया, ये एक अच्छा सोर्स हो सकता है प्रोटीन का। चना, चना दालों में ही आ गया। तो ये सारी चीज़ें अच्छे सोर्स हैं प्रोटीन के। तो डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, अभी मतलब रिसेंटली स्कूल जाना शुरू किया है, तो वो थोड़े केयरलेस भी हो जाते हैं क्योंकि वो 4-5-6 घंटे अपनी मदर से दूर रहते हैं, है ना, अपनी मन मर्जी करते हैं, अपनी सब चीज़ें करते हैं, तो वो बाहर आज की तारीख में जाते हैं और एक पैंडेमिक क्रिएट हुआ है, कोरोना का अभी भी जो समय है वो चल रहा है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या विशेष सावधानियां माताओं को आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, सरकार ने अभी स्कूल खोले हैं तो सोच समझ कर खोले हैं। पैंडेमिक का प्रकोप कम हुआ है तो सावधानियों के साथ स्कूल खोले गए हैं। तो जो कोरोना से रिलेटेड सावधानियां हैं वो सबको रखनी चाहिए। हाथ धोना, यथासंभव सोशल डिस्टेंसिंग, और पेरेंट्स को ये भी ध्यान रखना चाहिए अगर उनके बच्चे को अपने को कोई सर्दी जुकाम खांसी हो रहा है या बुखार है तो वो स्कूल को ना भेजें। ऐसे ही स्कूल में भी अगर किसी स्टाफ को बुखार उखार है, वो स्कूल की भी ये जिम्मेदारी है कि उनको उस दिन ड्यूटी पे ना बुलाया जाए। एक तो चीज़ ये है। और दूसरा, सावधानी में हेल्थ के प्रति अच्छा पोषण लें, बच्चे पानी ज़्यादा पिएं, अच्छी अपनी डाइट लें। ब्रेकफास्ट, जो बच्चों की डाइट में ब्रेकफास्ट है उसको ब्रेन्स फूड कहा गया है। ब्रेकफास्ट जो है मस्तिष्क के लिए भोजन है। तो अधिकतर हमारे घरों में क्या होता है, बच्चे उठे एकदम तैयार हुए स्कूल चले गए, ब्रेकफास्ट नहीं लेते हैं। तो मेरा सभी स्कूल गोइंग बच्चों के पेरेंट्स से निवेदन है कि ब्रेकफास्ट जरूर करा के भेजें और उसमें कुछ ना कुछ पौष्टिक हो, कुछ ताज़ा बनी हुई अनाज की चीज़, खासकर अगर ये यदि होती है, या जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं अंडा दे सकते हैं, थोड़ा सा दूध, अंडा या कुछ अनाज की चीज़, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, रोटी, पराठा, चीला, इस तरह की चीज़ें बच्चे को ब्रेकफास्ट जरूर करा के भेजें। और उसकी कैलोरीज ठीक ठाक होनी चाहिए। अपने दिन भर की कैलोरी का एक ठीक पार्ट ब्रेकफास्ट में जाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, ये सब चीज़ें आपसे हमें मिली हैं, और बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज जो हमारा सामाजिक परिवेश जो बना हुआ है उसमें नॉर्मली ये देखा जाता है कि जब, जैसे अभी आपने शुरू में भी बताया कि बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, डिलीवरी के टाइम में चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, जो सही समझें उसको। तो जो अपकमिंग मदर्स हैं, जो प्रेगनेंसी में हैं, जो कंसीव किए हुए हैं, जो बहुत जल्दी हो, उन माताओं को आप और या उन पेरेंट्स को आपका क्या सजेशन होगा जो फर्स्ट टाइम पेरेंट बनने जा रहे हैं या दूसरी बार पेरेंट बनने जा रहे हैं? तो एक ओवरऑल एक मैसेज आप देना चाहेंगे कि हाउ दे कैन गो फॉर दैट? देखिए, जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स हैं, सेकंड टाइम पेरेंट्स हैं, यंग पेरेंट्स हैं, उनको मेरा संदेश ये है कि एक तो जब बच्चा है तो वो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी भी संपत्ति है, समाज की भी संपत्ति है। तो हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो, उसको कोई जन्म के समय बात की कोई समस्या ना हो, इसकी नींव गर्भावस्था में रखी जाती है।
तो सबसे पहले तो गर्भावस्था में पोषण, तो अपनी सही देखभाल, मतलब जो गर्भवती माँ है, गर्भवती स्त्री है, तो वो स्वयं अपनी देखभाल रखें, उनके परिवार की, उनके पति की भी जिम्मेदारी, सही देखभाल रखें, सही समय पे चेकअप कराना, सही भोजन जैसे डॉक्टर ने बताया है उसके हिसाब से भोजन करना, और जो भी समय समय पे टीकाकरण है, दवाई है, वो लेना, सही चेकअप कराना, सही जगह पे डिलीवरी कराना। और बच्चे का आइडियली जन्म पर आइडियली जब भी जन्म हो बच्चे का, तो वहाँ पर एक बाल रोग विशेषज्ञ मौजूद होना चाहिए। हमारे देश में अभी ऐसी परिस्थिति सब जगह नहीं मिल पाती है, लेकिन फिर भी कम से कम ऐसी फैसिलिटी हो कि कोई एक एक्सपीरियंस नर्स या डॉक्टर उसकी जब बच्चे की देखभाल कर ले। अगर कोई परेशानी है तो वो सही समय से बाल रोग विशेषज्ञ के पास, या नर्सरी की आवश्यकता है तो नर्सरी में तुरंत सही समय से पहुंच जाए, क्योंकि अगर हम इलाज सही समय पे शुरू करते हैं तो उसके रिजल्ट हमेशा अच्छे आते हैं। एक चीज़, बच्चे का जन्म पे और 24 घंटे के अंदर, एक बार 24 घंटे पे लगभग बाल रोग विशेषज्ञ द्वारा परीक्षण होना चाहिए। उसके टीकाकरण नियमित कराएं और बच्चे को स्तनपान सही समय पे शुरू कराएं। और इस सब के बारे में गर्भावस्था में ही जानकारी लेना, ये जो उस होने वाले बच्चे के पेरेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारी है। आजकल सबके पास गूगल है, सबके पास सुविधाएं हैं, उसके लिए सही लिटरेचर पढ़ना, सही जानकारी इकट्ठी करना कि उस समय हमारे हाथ ना फूलें, अचानक परेशानियां ना हो, गर्भावस्था में क्या करना है सही तरीके से, उस सब की जिम्मेदारी इकट्ठी करना पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो डॉक्टर दे रहे हैं उनको सही जानकारी देना उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जब दोनों लोग मिलके करेंगे तभी हमारे देश के बच्चे अच्छे होंगे और हम एक अच्छा नागरिक अपने देश को देने में सक्षम होंगे और समाज अच्छा होगा। तो ये ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ हेल्थ टॉक में शामिल हुए, आपने बच्चों के और माताओं के बारे में इतनी हमें जानकारियाँ दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राम। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर रुचिन अग्रवाल, जो एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब ने आज हमें जो चीज़ें बताई हैं, मैं समझता हूँ कि बच्चों की देखभाल करने के लिए हमें काफ़ी हद तक वो मदद करेंगी। जो माताएं बहनें प्रेगनेंसी में हैं, जो अभी अपने शिशु को जन्म देने वाली हैं, उनके लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उनके लिए भी डॉक्टर साहब ने हमें सुझाव दिए हैं, उनके बारे में बताया है। मेरा आप लोगों से निवेदन सिर्फ ये है कि आप इन चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनिए, एक बार, दो बार, तीन बार सुनिए, समझिए। डॉक्टर साहब का नंबर स्क्रीन पे लगातार चल रहा है। अगर आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत या किसी भी चीज़ की ऐसी आपको महसूस होता है कि हमें डॉक्टर साहब से बात करनी चाहिए, तो डॉक्टर साहब आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। नंबर डॉक्टर साहब का स्क्रीन पे चल ही रहा है। आप जितना हो सके उतना उन बच्चों को आप केयर दीजिए, लेकिन केयर उस हद तक दीजिए कि वो अपने आप केयरलेस ना हो जाए। उनको जो चीज़ें हैं, जो समझ है, वो मिलती रहे, उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे। अगर कोई दिक्कत हो, डॉक्टर साहब या हम, आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको स्क्रीन पे मिल रहा है। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, और चाहें तो आप डॉक्टर साहब से डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। अगर ऐसा रहेगा तो हम समझते हैं कि हम एक अच्छा स्वस्थ नेशन बनाने में कामयाब रहेंगे। धन्यवाद।